जय हिंद प्यारे साथियों। हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं पंकज मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल श्री गीते पे। आज अपने लोग पहला चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद गॉस लॉ के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद तब उसके आगे जो भी चीजें होगी उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपना लोग पहला चीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यहाँ से अपने लोग शुरुआत करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम तो सुना ही होगा, सुने नहीं हो? नाम तो सुना ही होगा, बाबू गब्बर शेर, बाबू राव का नाम सुने हैं ना आप लोग? वही बाबू राव यही है। तो ये अपने लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। पहला चीज किसके बारे में जानेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये जानकारी आप लोग को अगर पहले मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो जानकारी लीजिए। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानने से पहले इसका हिंदी होता है विद्युत फ्लक्स। क्या होता है इसका हिंदी? होता है विद्युत फ्लक्स। इस विद्युत फ्लक्स को जानने से पहले अपने लोग को जानना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का हिंदी होता है विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? विद्युत का क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है। तो अब अपने लोग जानेंगे कि ये विद्युत क्षेत्र तो जाने हैं, अब इससे बनता है विद्युत फ्लक्स। कहिएगा इससे बनता है? बनना नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये विद्युत क्षेत्र और पे डिपेंड जरूर करता है विद्युत फ्लक्स। आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर क्या कहता है आप लोग ध्यान से देखिए। ये फिगर में ये जो फिगर दिख रहा है आप लोग को, क्या ये फिगर ऐसा लग रहा है कि ये एक सरफेस है? एक सरफेस का मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं एक पुस्तक की तरह आपको दिख रहा होगा, किताब की तरह। ये किताब का जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर के देखेंगे तो हम कहता है ना, दिल पे चलाई छुड़ियां। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है राजू जी का म्यूजिक, कि दिल पे चलाई छुड़ियां, ऐसे इनका दिल है, इस दिल पे छुड़ियां चला रहे हैं। देखिए इस तरह से कि आर पार हो जा रहा है, ये छुड़ियां आर पार हो जा रही है, कुछ आर पार नहीं भी हो रही है। ये सारी छुड़ियां ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सारी छुड़ियां क्या है प्यारे साथियों? ये सारी छुड़ियां ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही इसको नाम दिया गया। मतलब क्या? ये एक सरफेस है। जैसे मानकर चलिए, अभी हम मानकर चलिए आपको एक सरफेस दिखाते हैं। ये बुक है, ये किताब है, जीव विज्ञान है, 9th क्लास का। ये बायोलॉजी है। ये आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ये सरफेस इस टाइप का। जब ये सरफेस इस टाइप का दिख रहा है, इनसे होकर के जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा। इनसे होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र रेखा इसके परपेंडिकुलर ही, इसके प्लेन में नहीं जा रही है, इसके परपेंडिकुलर होके पास करेगी। कहां से? जैसे ये एक प्लेन है सरफेस, इसके परपेंडिकुलर, कहां से? इसके परपेंडिकुलर ही जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होगी, वही उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। एक एरिया लेते हैं, ये एक एरिया है, इस एरिया से होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास होगी, वही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ई डॉट डी ए। देखिए इसका डिफिनेशन, विद्युत फ्लक्स के बारे में अभी अपने लोग जाने। इसका अगर हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें, इसका अगर हम डिफिनेशन लिखने का प्रयास करें तो क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, तो विद्युत फ्लक्स का डिफिनेशन क्या हो सकता है, इस अगले पेज में हम जानते हैं विद्युत फ्लक्स के डिफिनेशन के बारे में कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, रुक जाइए एक मिनट। विद्युत फ्लक्स के बारे में जानेंगे। हेडिंग डालिए, कॉपी पेन निकालिए और लिखिए विद्युत फ्लक्स। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डिफिनेशन क्या बताए अभी? किसी एक, किसी एक मिनट रुकिए तो, किसी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
किसी सतह से होकर उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा, उसके लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स कहलाती है। एक एरिया वेक्टर कोई सा भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके परपेंडिकुलरी विद्युत क्षेत्र पास हो रही है और हर जगह विद्युत क्षेत्र समान होगी। कौन सा क्षेत्र? विद्युत का क्षेत्र हर जगह समान होगी। ये हो जाता है इनका विद्युत क्षेत्र। अब अपने लोग जानेंगे कि विद्युत क्षेत्र के विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला के बारे में। किसके फॉर्मूला के बारे में? विद्युत फ्लक्स के फॉर्मूला के बारे में। आप यहाँ पर आसानी से लिख लीजिए, यह एक विद्युत क्षेत्र है और यह एक सतह है। इसको हम लोग बोलते हैं सतह, सरफेस। यह एक कोई आकृति है, इस आकृति का एक सरफेस है। इस सरफेस से होकर के जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा। जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा पास हो रही होगी, वही इनका क्या हो जाएगा? टोटल विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स। ठीक है। अब इनका एक फॉर्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र। यहां लिखिए, हेडिंग डाल के, सूत्र, फॉर्मूला। इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर ई डॉट डी ए, इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं आगे। जहां फाई बराबर क्या होगा? विद्युत का फ्लक्स। फाई बराबर विद्युत फ्लक्स। उसके बाद ई क्या होता है? इसके बाद जानते हैं नेक्स्ट पेज में। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। ई बराबर विद्युत क्षेत्र रेखा। उसके बाद क्या था? डी ए, एरिया वेक्टर इसको बोलते हैं। एरिया वेक्टर मतलब क्षेत्रफल, इसको शॉर्ट में हम लोग कह सकते हैं। मतलब किसी एक एरिया से होकर के जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास हो रही होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? विद्युत का फ्लक्स। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स। विद्युत का फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स, क्षेत्रफल। ठीक है। वही हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत का फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा एरिया वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला अपन लोग पढ़ लिए। ठीक है। अब इसके फॉर्मूले के बाद थीटा के बारे में, और जैसे ये फॉर्मूला था हमारा ई डॉट डी ए करके, क्या अगर हम इसको तोड़ने का प्रयास करें फाई बराबर, तो इसको ऐसा करके लिख सकते हैं, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। अगर ई डी ए कॉस थीटा होगा तो हम इनका कन्वर्जन कहां से कर सकते हैं? देखिए, ये फाई ई बराबर लिखे थे क्या चीज? ई डी ए कॉस थीटा, ये लिखे थे। अब यहां पर देखिए थीटा का रोल क्या होता है। ये कॉस थीटा का रोल, कॉस थीटा का रोल यहां पर देखिए कि थीटा कब क्या होगा, क्या होगा। यहां पर एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस,
जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या चीज होगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा या ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा, बताइए आप लोग। ये ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा जी, तो ये ऐसे करके जब परपेंडिकुलर होगा तो यही इनका होता है क्या चीज, नॉर्मल वेक्टर, इसको कहते हैं नॉर्मल, मतलब ये सरफेस के नॉर्मल होता है हमेशा। कौन सा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए, जब ये नॉर्मल होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री। तो जैसे cos 90 का मान क्या हो जाएगा, cos 90 का मान 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब जब भी अगर प्लेन, यहाँ ऐसे करके देखिए, अगर आपसे कोई पूछे ये एक गेट है, क्या है, गेट है, अगर आप इस गेट पे बॉल को मारिएगा, फेंकिएगा, तो गेट के आपको रिटर्न करके देगा ना वही चीज, देगा कि नहीं देगा, ठीक है। कब फेंक रहे आप, गेट के परपेंडिकुलर बॉल को फेंक रहे हैं या गेट के प्लेन को और फेंक रहे हैं, मतलब इसके सरफेस के प्लेने के ऊपर फेंक रहे हैं कि परपेंडिकुलर सामने से फेंकिएगा, बताइए। आप सामने से फेंकिएगा ना, इसके प्लेन के साथ साथ नहीं फेंका, जैसे हम ऐसे करके आपके ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, तो आपके ऊपर से मेरा परपेंडिकुलर ही बॉल फेंक रहे हैं का, कि आपके प्लेन के सामने आमने सामने ऐसे करके बॉल थोड़ी फेंक रहे हैं जी, ऐसे करके बॉल नहीं फेंक रहे हैं, बल्कि आपके परपेंडिकुलर ही बॉल फेंक रहे हैं। तो ऐसे समझिए, ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास होगी, परपेंडिकुलरली। कैसा पास होगा, परपेंडिकुलरली। जब प्लेन के आर पार जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री, ये जब प्लेन के आर पार जाएगा, प्लेन के आर पार का मतलब इस तरह से 90 डिग्री परपेंडिकुलरी जाएगा, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलरी जा रहा है, परपेंडिकुलरी प्लेन के, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाता है, थीटा बराबर इस टाइम जब परपेंडिकुलरी जा रहा है प्लेन के, परपेंडिकुलरली, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। जब प्लेन के जब प्लेन के पैरेलल जाता है, प्लेन के पैरेलल, प्लेन के पैरेलल, चलिए आप ध्यान देते हैं, ये यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे होता है, देखिए ध्यान से, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन ये थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगा, इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसको दूर कैसे करेंगे, ये देखिए ध्यान से, कि जब प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, जैसे देखिए एक सर्किल हम बनाते हैं, यह एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल को आप लोग ध्यान से देखिए, इस सर्किल के ऊपर मान के चलिए एक पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से होकर के एरिया वेक्टर पास होगा परपेंडिकुलरली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस एरिया वेक्टर का जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब क्या, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो क्या आप हमको ये बताइए, ये जो फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस थीटा, यहाँ थीटा का मान क्या लेते हैं आप लोग बताइए, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेते हैं, नीचे में यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि थीटा बराबर एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण लेना है। कहां कहां का कोण लेना है, एरिया वेक्टर
एरिया वेक्टर का मतलब क्या, ये जितना एरिया लेगा वो एरिया का नॉर्मल, एरिया वेक्टर का, ये एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया वेक्टर वो प्लेन के नॉर्मल होता है। नॉर्मल का मतलब क्या, परपेंडिकुलर, ये प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। और प्लेन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। क्या होता है, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी होता है। और अपने लोग थीटा का मान क्या लेते हैं कि प्लेन के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल बनेगा वही मान हम लोग थीटा का लेंगे। किसका मान लेंगे, थीटा का। तो अब देखिए कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर मान होता है तो थीटा का मान यहां पर कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कोई भी एंगल नहीं बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल नहीं बना, मतलब वो क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है, एंगल नहीं है। थीटा का मान यहां पर क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो इस टाइम क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब यहां पर मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है जब पैरेलल रहता है। जब परपेंडिकुलर रहता है तो इस टाइम, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ, ये जो एरिया वेक्टर है, मान के चलिए ये एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, तभी तो इसके पास से विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रहा है, तब विद्युत फ्लक्स का निर्माण हो रहा है। बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि अगर कोई एरिया वेक्टर लेते, जैसे ये एरिया वेक्टर, इस एरिया वेक्टर से तभी आपको हम समझाए कि आप जब पत्थर फेंक रहे हैं, बॉल फेंक रहे हैं, तो इसके परपेंडिकुलर ही फेंक रहे हैं, और इसके परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री का एंगल बना करके, इसके प्लेन के ऊपर नहीं फेंक रहे हैं आप, इससे 90 डिग्री का एंगल बना के फेंक रहे हैं, तब आपको वो बॉल रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ये समझिए गॉसियन सरफेस, सॉरी ये सरफेस है, गॉसियन सरफेस भी इसको कह सकते हैं। ये अगर सरफेस है तो इस सरफेस से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास हो रही है तो यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री कब होगा और थीटा का मान 90 डिग्री कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच दोनों आपस में पूरा प्लेन में रहेगा तो थीटा का मान 0 डिग्री। इसका मतलब है कि तब इससे होकर के विद्युत फ्लक्स पास हो रहा होगा। जब इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, जब इसके परपेंडिकुलर का मतलब क्या, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, तो फिर एरिया वेक्टर का मान तो फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच परपेंडिकुलर हो जाता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ना मान कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 0 डिग्री मान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, जो आप लोग अभी करके हमको दिखाइएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए, वहां पर आपको लिख दिए हैं कि एरिया वेक्टर में किसका मान कब लेना है, थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ एक चीज और लिख लीजिए कि थीटा का मैक्सिमम मान कब होगा, थीटा मैक्सिमम मान जब थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, एरिया वेक्टर अर्थात एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, प्लेन होगा, बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन होगा, यहां सीधा लिख लीजिए पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा। ठीक है, दूसरा लिखिए थीटा मिनिमम का मान, थीटा मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, पूरा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये हो जाएगा जब एरिया वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए ये था अपना थीटा, थीटा का मैक्सिमम कह सकते हैं या फाई का मैक्सिमम मान कब होगा, ये यहाँ पे लिख लीजिए, फाई ई मैक्सिमम फाई ई मिनिमम कब होगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग को करवाते हैं, जो आप लोग ध्यान से इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है, लिखिए, क्वेश्चन है अगर किसी सतह का क्षेत्रफल, क्वेश्चन है
अगर किसी सतह का क्षेत्रफल, अगर किसी सतह का क्षेत्रफल, अगर किसी सतह का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और उस पर 3 न्यूटन प्रति कूलम्ब का विद्युत क्षेत्र पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, तो विद्युत प्रवाह होगा। तो विद्युत प्रवाह कितना होगा आप बताइए। विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रवाह की जगह बेस्ट रहेगा। विद्युत फ्लक्स का मान आप लोग लिख सकते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन बनाइए तो क्या होगा, जल्दी से ट्राई कीजिए तो एक बार। सीधा इसका सॉल्यूशन लिखिए, है ई बराबर फॉर्मूला होता है ई डॉट डी ए, और अगर बेस्ट लिखना है तो ई डी ए कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत लोग क्या करेंगे कि थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री लेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो थीटा का मान यहाँ 90 लेंगे, और कितने ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर थीटा का मान 0 डिग्री लेंगे, बताइए आप लोग। कितने ऐसे बच्चे हैं, बहुत लोग कहेंगे थीटा बराबर 90 डिग्री। यस सर, थीटा बराबर 90 डिग्री। काहे कहा कि यहाँ लंबवत लिखा है, क्या लिखा हुआ है, लंबवत। गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ थीटा का मान 90 डिग्री नहीं होगा, यहाँ थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री। तो ये कैसे, पहला चीज यहाँ क्या कह रहा है, देखिए किसी सतह का क्षेत्रफल मतलब क्या, एरिया वेक्टर दे दिया है। एरिया वेक्टर कितना दे दिया है, 2 मीटर स्क्वायर, और उस पर 3 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गया। 3 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा। अभी अपने लोग जानकारी लिए थे, बिल्कुल आसान भाषा में क्या जानकारी लिए थे कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वो दोनों परपेंडिकुलर होता है किसके, प्लेन के, सरफेस के। तो उस दोनों के बीच का एंगल अपने लोग लेते हैं, किसके दोनों के बीच का, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहाँ पर एंगल में सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट को आता है कि सर यहाँ एंगल क्या लेना है, और एंगल को लेने के लिए आप लोग ध्यान से सुनिए। पहला चीज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मतलब क्या, वो जो भी एरिया में वो लाई कर रहा है, बिंदु पॉइंट चार्ज जो भी लाई कर रहा है उस एरिया में, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री होना चाहिए, जितना भी दिया रहेगा वही हम लोग cos थीटा में थीटा का मान पुट करेंगे। यहाँ तो लेकिन डायरेक्ट करा विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है, यहाँ लिख दिया है विद्युत क्षेत्र लंबवत पड़ रहा है। तो और अपने लोग जानते हैं कि एरिया वेक्टर तो लंबवत होता ही है, वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर ही एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर लंबवत है और विद्युत क्षेत्र भी लंबवत है, तो इस दोनों के बीच का एंगल निकालना ध्यान से, इस दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा प्यारे साथियों, 0 डिग्री। तो सर डायरेक्ट यहाँ आंसर पुट कीजिए ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ई डॉट डी ए लिख दिए, यहाँ एरिया तो वेक्टर है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो यहाँ ई ए डायरेक्ट लिखिए, ये ई डी ए कॉस थीटा की जगह ई डॉट ए लिखिए, ई डॉट ए यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ई का मान 3 है, इसका मान 2 है, कॉस थीटा का मान 0 डिग्री है, थीटा का मान 0 डिग्री है। तो क्या आ जाएगा 6 cos 0 डिग्री, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इससे होकर के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होगी, 6 गो। इसका विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 6। इसका विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। समझ में आया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो आप लोग अभी करके दिखाइए हम। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो अभी आप लोग हमको करके दिखाइएगा। लिखिए ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन को लिखिए। सेम क्वेश्चन है, अगर वहीं पर मान थीटा बराबर 60 डिग्री कर दिया जाए, मतलब विद्युत क्षेत्र, मतलब विद्युत क्षेत्र जब 60 डिग्री पर पड़ रहा हो, सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर, सतह के ऊपर, तो बताइए आप लोग क्या होगा।
सीधा सीधी विद्युत क्षेत्र 60 की डिग्री मतलब क्या, ये 60 डिग्री पड़ रहा है एंगल पर। जैसे देखिए अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, इस सर्किल पर एक चार्ज है क्यू, इससे होकर के विद्युत क्षेत्र पास हो रहा होगा, हो रहा है ना। अब जैसे ये विद्युत क्षेत्र पास हो रहा है तो ये उनका कहना है कि यहाँ पर थोड़ा एंगल बना करके पास हो रहा है। जैसे देखिए ये अभी 90 डिग्री है, इसी को थोड़ा और झुका देते, देखिए ऐसे करके, जैसे इस पर से झुका है। अब जो इस पर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा, जैसे कि नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलरली पास होता है। अब हम इस प्लेन को झुकाते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अभी ये परपेंडिकुलर है, ऐसे जैसे झुकाएंगे इस प्लेन को तो हमारा जो एरिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा ऐसे ही, देखिए यहाँ ध्यान से, ये जाएगा ऐसे ही, ये देखिए ऐसे है, ये जाएगा ऐसे ही, देखिए ध्यान से, ये जाएगा ऐसे ही। तो क्या आपको यहाँ लग रहा है कुछ एंगल बन रहा है? ये तो पहले सीधा था, ऐसे और ऐसे बन रहा है, मतलब एगो ऐसे बन रहा है, मतलब एगो ऐसे बन रहा है, एगो ऐसे बन रहा है, मतलब आगे की तरफ, मतलब ये जो थीटा है यही है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो ये थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री दे दिया है, तो ये किसके बीच का एंगल हो जाएगा, इसके थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप फॉर्मूला में थीटा का मान पुट कीजिए, फॉर्मूला में थीटा का मान पुट करो, तो थीटा का मान यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 है, एरिया वेक्टर का मान 2 है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 3। मतलब जब जब क्या चीज, जब कोई भी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री झुका हुआ हो तो उससे होकर के अगर एरिया वेक्टर का मान दे दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया हो, किसका किसका मान दे दिया हो, एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दे दिया हो, तो जो हमको एंगल विद्युत क्षेत्र फ्लक्स, जो विद्युत फ्लक्स पास हो रहा होगा वो उसकी संख्या कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की, 3 होगी संख्या। समझ में आ गया प्यारे साथियों इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा क्या था इलेक्ट्रिक का फ्लक्स। कान दर्द कर रहा, देखिए माइक लगा, ये था हमारा इलेक्ट्रिक का फ्लक्स। ठीक है, अब अपने लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो अपने लोग का खत्म हो गया। अब अपने लोग का टॉपिक आता है गॉस लॉ। अब अपने लोग का क्या टॉपिक आता है, गॉस लॉ। यहाँ पर देख रहे हैं ये इसी बिंदु से कितना विद्युत क्षेत्र पास हो रहा होगा, यही सारा इतना विद्युत क्षेत्र है, इसके परपेंडिकुलर ही विद्युत क्षेत्र बनता है। ये प्लेन ऐसा है लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर विद्युत क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब आता है अपने लोग का गॉस नियम। क्या आता है, गॉस नियम। ये गॉस जो है दिखने में एकदम गॉस है लेकिन ये बॉस है, क्या है बॉस है। ये लागू होता है अपने अंदर वाले क्षेत्र पर, मतलब क्या, कोई बंद सतह है, जैसे कोई बंद सरफेस मान के चलिए ले लेते हैं, इस बंद सरफेस पर ही लागू होगा। कहाँ लागू होगा, ये गॉस लॉ कहाँ लागू होगा, इसके अंदर वाले सरफेस पर ही लागू होगा। कहाँ लागू होगा प्यारे साथियों, ये गॉस लॉ इसके अंदर वाले सरफेस पर ही लागू होगा। ठीक है, तो चलिए अपने लोग शुरुआत करते हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ के बारे में क्या जानते हैं, ये गॉस लॉ क्या होता है ये देखिए ध्यान से। अब गॉस लॉ को ध्यान से देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। ये प्लेन आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक बंद सतह है। क्या है प्यारे साथियों, यह एक बंद सतह है जिसको हम लोग कह सकते हैं, बंद सतह का अंग्रेजी क्या होगा, इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस, बंद सतह। ये जो हमारा बंद सतह है, इस बंद सतह के अंदर एक पॉइंट चार्ज मान लेते हैं क्यू। क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज क्यू। इस क्यू पॉइंट चार्ज जैसे क्यू है तो क्या, जब ये पॉइंट चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करेगा ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट करेगा तो यह इसके परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बताइए। अभी आप लोग को हम बताए हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा तो यह हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर के। तो जब ये एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को जितनी मात्रा में पास होती है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है। और इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो अभी अपने लोग जाने थे
है ई बराबर क्या जाने थे, ई डॉट डी ए जान लिए थे इसके बारे में, है ई बराबर ई डॉट डी ए। ठीक है, इसी में है ई बराबर गॉस लॉ के अनुसार होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये दोनों को अगर हम तीनों को बराबर करें तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। कहां पर हो जाएगा, ये फाई बराबर हो जाएगा ई डॉट डी ए क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा गॉस लॉ के अनुसार स्टेटमेंट होता है। अब कहिएगा ये क्यू इनसाइड का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पहले से परिचित होंगे क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ने के लिए रहता है। के बराबर क्यू वन क्यू टू सॉरी एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर, जहां पर के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसी एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो जाता है, तो यहाँ पर इन एप्सिलॉन नॉट ये हो जाता है। और क्यू इनसाइड का मतलब है कि इसके इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज मौजूद है बस इतना ही से मतलब रखता है। ये कौन सा, बॉस साहब, ये गॉस लॉ है, लेकिन इसको हम लोग प्यार से जैसे नहीं कहते घर में गोलवा भुकना तोकना जो भी कहते हैं, ऐसे इसको प्यार से गॉस लॉ को हम लोग कहते हैं बॉस लॉ। कौन सा लॉ, बॉस लॉ। तो अपने लोग अब बॉस लॉ के बारे में जाने कि फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जब इसको बराबर कर देंगे तो फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला अपने लोग का आ जाता है। अब जहां पर देखिए, अब नीचे लिखिए जहां जहां क्यू बराबर बंद सतह, जहां क्या चीज, क्यू बराबर बंद सतह के भीतर, बंद सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश, सिर्फ बंद सतह के भीतर, बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कोई हमको मतलब नहीं रहना चाहिए। टोटल अंदर कोई चीज, जैसे हमारा मान के चलिए हम क्लास जान ले रहे हैं, इस क्लास के अंदर जिस जैसा माहौल होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, वही हमको उससे मतलब रहता है। बाहर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है उससे उतना मतलब नहीं रहता, मतलब रहता है लेकिन उतनी ज्यादा मतलब नहीं रहती है। ये बॉस साहब है। जिंदगी में अगर बॉस बनना है, जिंदगी में अगर बॉस बनना है तो अपने काम से मतलब रखना सीखो। अगर दूसरों के काम से मतलब रखोगे तो बॉस नहीं, फिर वो लेबर बन के ही रहना पड़ेगा, किसी के अंदर ही रहना पड़ेगा। बॉस बनने के लिए खुद से मतलब रखना पड़ता है, दूसरों से नहीं। ठीक है, तो यही है बॉस लॉ। ये जो गॉस लॉ होता है, ये गॉस लॉ का क्या काम है कि इसके अंदर जितना चार्ज रहेगा सिर्फ इतना ही चार्ज से मतलब है, इसके बाहर कौन सा चार्ज है इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये क्यू बराबर हो गया बंद सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश। कौन सा आवेश, कुल आवेश, बंद सतह के भीतर मौजूद कुल आवेश। उसके बाद ये एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हिंदी में इसको बोलते हैं शून्य माध्यम की विद्युत अनुमति, शून्य माध्यम की विद्युत अनुमति, अनुमति इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य माध्यम की विद्युत अनुमति। मतलब इसका मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, जो अभी हम आप लोग को बताए थे 8.85 गुना 10 का पावर माइनस 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां पर ये चीज था हमारा क्या चीज, गॉस लॉ। क्या चीज था, गॉस लॉ। ये गॉस लॉ अपने लोग जान लिए। ठीक है, अब अपने लोग आगे क्या जानते हैं, देखिए ये एक आपको हम फिगर बना करके बता दिए। अब अपने लोग का अगला टॉपिक क्या होता है, ये देखिए, टॉपिक नहीं इसी के बारे में और जानकारी लेंगे। तो लिखिए, इसका डिफिनेशन लिखिए गॉस लॉ का। किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से किसी बंद सतह से, किसी बंद सतह से निकलने वाला,
किसी बंद सतह से निकलने वाला कुल विद्युत प्रवाह, कुल विद्युत प्रवाह जिसको हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं, कुल विद्युत प्रवाह या फ्लक्स उसी को बोलते हैं। तब ये हम आप लोग को बता दिए थे, कुल विद्युत प्रवाह या फ्लक्स उस सतह के भीतर, उस सतह के भीतर, उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है। उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है। उस सतह के इस भीतर स्थित कुल आवेश के बराबर होता है। और इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा मेरे साथ, विभाजित किया हुआ निर्वात, किया हुआ निर्वात की विद्युत अनुमति से, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट नॉट कहते हैं, विद्युत अनुमति से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट नॉट। क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट नॉट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट नॉट कहते हैं। तो गॉस लॉ का सूत्र भी लिख लिए। ठीक है, एक बार फिर से अगर आप लोग लिखना चाहे तो एक बार यहाँ पर जैसे लिख लिए, क्यू लिख लिए, एब्सोल्यूट नॉट लिख लिए। अब यहाँ पर जब इस तरह से लिख लिए और ई डॉट डी ए यहाँ पर क्या होता है वो सारा चीज हम पहले भी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं। पहले ये और थोड़ा सा रह गया, गॉस लॉ का उपयोग पहले लिख लेते हैं। हेडिंग डालिए, गॉस लॉ का उपयोग, गॉस लॉ का उपयोग, गॉस लॉ का उपयोग, यूज ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ का उपयोग, यूज ऑफ गॉस लॉ। नंबर 1, यहाँ एब्सोल्यूट नॉट का मान लिखे हैं, इसका मान यहाँ आप लोग नीचे में डाल लीजिए। तो एब्सोल्यूट नॉट का मान यहाँ लिख लीजिए 8.85 गुना 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कहिए ये कैसे आया कूलम स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला से ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एफ बटे क्यू होता है, और एफ ए में आता है के का मान, और के का मान जो आता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के का मान क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 कूलम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो यहीं से न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाता है यहीं से, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट, गॉस लॉ का उपयोग लिख रहे हैं। नंबर 1 लिखिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। दूसरा नंबर, और दूसरा गॉस लॉ का उपयोग क्या सकता है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अभी सब समझाएंगे, एक मिनट लिख लीजिए, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। नेक्स्ट लिखिए, इनफाइनाइट प्लेन शीट, इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, शीट के कारण
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। नेक्स्ट लिखिए। तो एक और है, अगर आप लोग लिखना चाहिएगा तो उसको लिख लीजिए। होलो स्फेरिकल सेल, और भी ढेर सारा है, ठीक है। तो होलो स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, होलो स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ठीक है, होलो स्फेरिकल सेल में इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालने के लिए इस तरह से हम लोग गॉस लॉ का उपयोग लिख सकते हैं। डायरेक्टली वैसे कोई पूछता नहीं है, नॉर्मली अगर कोई पूछ भी दिया ना कि गॉस लॉ का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो सीधा सीधी किसी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। जैसे देखिए कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। यहाँ देखिए इस तरह से एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कितना ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। देखिए ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड ये देखिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इतनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब जब एक प्लेन स्पेस को घेर देंगे तो हम लोग गॉस लॉ का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वो सारा चीज, ठीक है। और जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज रहेगा इस टाइप का तो भी निकाल लेंगे। इनफाइनाइट प्लेन शीट रहेगा, बड़ा सा प्लेन शीट, जैसे ये कागज हो जाता है बड़ा सा, उसमें निकाल लेंगे। होलो स्फेरिकल से ड्राम होता है, ड्राम, उसका भी निकाल लेंगे। तो उसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, वो सारा चीज का जानकारी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये था अपना, और भी गॉस लॉ के बारे में है, पॉइंट आप लोग लिखिए, गॉस लॉ पे हेडिंग डाल करके लिखिए, स्टार दे करके पॉइंट लिखिए। गॉस लॉ सिर्फ बंद सतह मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, इसका अंग्रेजी होता है, मतलब नहीं होता अंग्रेजी, बंद सतह पर ही लागू होता है। गॉस लॉ सिर्फ बंद सतह पर ही लागू होता है। कौन सा चीज? गॉस लॉ। दूसरा पॉइंट लिखिए स्टार दे करके, सतह के बाहर मौजूद, सतह के बाहर मौजूद, सतह के बाहर मौजूद चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उस आवेश पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उस आवेश पर निर्भर करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ उस आवेश पर निर्भर करता है जो बंद सतह के भीतर हो या बाहर हो, तो भीतर हो, जो बंद सतह के भीतर हो, जो बंद सतह के भीतर हो। ये था अपना गॉस लॉ का उपयोग, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मान के चलिए क्वेश्चन करना हो तो कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, गॉस लॉ के ऊपर। उससे पहले अपने लोग गॉस लॉ का डेरिवेशन देख लेते हैं। किसका डेरिवेशन? गॉस लॉ को प्रूव कैसे करना है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ। कैसे करके हम लोग गॉस लॉ का डेरिवेशन को निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए अब अपने लोग इसके लिए पहला सा एक हथियार उजिया लेते हैं। कहिएगा हथियार, जी हाँ बिल्कुल, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। कितना सा? छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं। एक छोटा सा पॉइंट चार्ज लेते हैं,
इस पॉइंट चार्ज को मान लेते हैं क्यू आवेश है इनके ऊपर। कैसा आवेश है? इनके ऊपर क्यू आवेश है। इनके ऊपर कैसा आवेश है? क्यू आवेश है। अब इस क्यू आवेश को अच्छा से एक बंद सतह से हम लोग घेर देते हैं। किससे घेर देते हैं? एक बंद सतह से घेर देते हैं। जैसे इस क्यू आवेश को हम लोग बंद सतह से घेर दिए, देखिए आगे क्या करेंगे। बंद सतह से घेरे तो ये अपने चारों ओर किसका निर्माण करेगा प्यारे साथियों? तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निर्माण करेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा। और इससे जितनी मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आप लोग बताइए, इसके पहले हम समझाए हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के कैसा होगा, परपेंडिकुलर या पैरेलल? बताइए, जवाब दीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया फील्ड एरिया वेक्टर के किसका बीच कैसा एंगल रहता है? बताइए आप लोग। तो सर इसके बीच एंगल होता है थीटा बराबर 0 डिग्री। किसके किसके बीच? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री। लेकिन प्लेन और किसके बीच? प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पर पहला चीज क्या की? मान लिया कि लिखिए, मान लिया कि एक बिंदु आवेश किसी बंद सतह के बिंदु आवेश Q किसी बंद सतह के भीतर मौजूद है जिनके सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र E पास हो रही है, विद्युत क्षेत्र E पास हो रही है और सतह की त्रिज्या R है। क्या है? और सतह की त्रिज्या R है। ये चीज दे दिया है, मान के चलिए। शुरू में हमने जितना काम किया वो लिख लेना है। इसको हम लोग कह सकते हैं स्टेप 1 के फॉर्म में। पहला नंबर स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा तो जल्दी याद होगा। स्टेप नंबर 1 में इतना काम करना है। अब देखिए, जब हम लोग स्टेप नंबर 2 उठाएंगे, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में यहाँ तो बता दिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब स्टेप नंबर 2 का चांस बढ़ाते हैं। स्टेप नंबर 2, पहला नंबर में एक पॉइंट चार्ज लिए, ध्यान से सुनिएगा। एक पॉइंट चार्ज, जब पॉइंट चार्ज लिए उसको एक बंद सरफेस से घेर दिए। जैसे बंद सरफेस से घेरे तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इस बंद सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और इसके एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री होगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो अब स्टेप नंबर 2 क्या करना है? अब स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 2 में कूलम्ब लॉ के अनुसार, कूलम्ब लॉ जानते होंगे सब, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलम्ब लॉ के अनुसार किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर, किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र, एकदम स्टेप बाय स्टेप और बड़ा सा लैंग्वेज करके लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगना चाहिए ये जो कॉपी लिखा हुआ है एकदम आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप करके एक एक चीज बताया है कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। आप इस कह सकते हैं डेरिवेशन को 5 बार 10 बार अपने से लिख लिख करके प्रैक्टिस करके याद करते चलिए। ठीक है। तो स्टेप 2 में क्या करना है? कूलम्ब लॉ के अनुसार किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा? विद्युत क्षेत्र E का मान क्या होता है? अपने लोग जानते हैं E बराबर होता है KQ बाय R स्क्वायर, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान करके चलिए, ठीक है, या वैसे रहने दीजिए, इक्वेशन नहीं मानना है। चलिए अब स्टेप 2 खत्म होता है, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप 3 में क्या करना है, पहला, अब स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, अब स्टेप नंबर 3 में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, अपने लोग को जानते हैं, फाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। यहां ई और डी ए के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, बोलिए आप लोग। अभी आप लोग को समझाए हैं 0 डिग्री। कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। क्योंकि क्यों होगा, तो वो भी रीजन डाल देंगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही बाहर की ओर होंगे, बाहर की ओर लंबवत होंगे, दोनों ही बाहर की ओर लंबवत होंगे। दोनों ही बाहर की ओर क्या होंगे, लंबवत होंगे। तो इसका हो जाएगा क्या चीज, ई बराबर ई डॉट डी ए या ई डी ए। कॉस 0 डिग्री का मान यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ई डी ए, सीधा सीधी मान इसका आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहां से आ गया क्या चीज, ई का मान आ गया, ई डॉट डी ए। तीसरा स्टेप में क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब चलते हैं स्टेप 4। एकदम आप लोग को लग रहा होगा वाह बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा, कोई चीज तभी समाधान होता है। कोई चीज एकदम अभी सोचे कल तुरंत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप करना बहुत जरूरी है, तभी उसको आप आसानी से कर भी लीजिएगा और आपका सोचा हुआ काम भी सफल होगा। तो किसी भी काम को करने से पहले स्टेप बाय स्टेप सोचिए। तो ऐसे ही एग्जाम में कोई भी चीज आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, एकदम आसान से, आसानी से पूरा एकदम धीरे धीरे करते हुए दिमाग में बैठाते चलना है, ठीक है। स्टेप नंबर 4, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन मार देते हैं। सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे गोलाकार सतह पर निकालना है। कहां निकालना है, पूरे गोलाकार सतह पर निकालना है। क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इस एरिया वेक्टर का हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस एरिया वेक्टर का हमको इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहाँ पर निकाल लेंगे, ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो चलिए ई बराबर, यहाँ पर एरिया का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से, इसका मतलब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इसका ऑफ डी ए, अरे यार, ई डॉट, सॉरी डी ए लिखिए इसके पास। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल, पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। क्या चीज, पूरी गोलाकार सतह का क्षेत्रफल। किसका मतलब है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर आप स्टार दे करके बड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब निकालेंगे तो डी ए बराबर क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा
फाई ई बराबर ई डॉट 4 पाई r², ठीक है। और अपने लोग ई डॉट 4 पाई r², इसी को अगर हम और अच्छा से लिखना चाहेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई गुना 4 पाई r², ठीक है। तो चलिए अब स्टेप नंबर 5, अब स्टेप नंबर 5 में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रख देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 5, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कहां पे रखेंगे, ये जो आया है फाई ई बराबर ई गुना 4 पाई r², और इससे पहले अपने लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान रखे हुए हैं के क्यू बटे r² डॉट 4 पाई r²। तो अपने लोग जानते हैं के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r² इंटू 4 पाई r²। यहाँ पर क्यू माने छोटा सा, तो यहाँ छोटा सा क्यू ही लिखेंगे, के क्यू बटे r², ठीक है। 4 पाई कट जाएगा, r² कट जाएगा, तो सीधा सीधी बच जाता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा हो जाता है गॉस नियम। क्या हो जाता है, गॉस नियम, ठीक है। ये था अपना गॉस लॉ, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग गॉस लॉ को सिद्ध करते हैं। इसको और अगर हम आसान भाषा में लिखना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर यहाँ पर फाई लिख लीजिए। यही हमारा गॉस नियम है, ठीक है। तो आज अपने क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी, एकदम आनंद तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। बाकी सारा चीज लाइफ में मैनेज करते चलिए, पढ़ाई एक रास्ते, बाकी सारे चीज अलग रास्ते। पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहना है, कोई भी चीज की परेशानी ऐसी नहीं है कि नहीं आएगी। हर एक चीज जिंदगी में आते जाते रहती है, होते रहती है, लेकिन आपका जो अपना काम है वो काम चलते रहना चाहिए। नहीं का सुने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सरकारें पार्टियां आएगी जाएगी लेकिन हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए। यही बात है कि काम काज होता रहेगा लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई हमारी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।